जी, वेलकम है आपका क्रिएशन नर्सिंग क्लासेस में। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे लंबर पंचर के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लंबर पंचर क्या होता है? ये एक प्रोसीजर है। तो लंबर पंचर यानी कि लंबर यानी कि अपनी जो लंबर वर्टिब्रा है, पंचर मतलब उसे पंच करना, प्रिक करना। तो एक ऐसा प्रोसीजर जिसमें अपनी जो लंबर पंचर है उसमें नीडल इंसर्ट की जाती है, तो वो कहलाता है लंबर पंचर। और क्या बोलते हैं इसे? स्पाइनल टैप भी कहा जाता है। क्यों किया जाता है ये प्रोसीजर? कोई भी डायग्नोस्टिक टेस्ट करने के लिए या फिर थेराप्यूटिक कोई भी प्रोसीजर है उसके लिए ये जो प्रोसीजर है ये किया जाता है। तो इंडिकेशन ऐसे कौन कौन से कहाँ कहाँ अपने जो लंबर पंचर है वो कर सकते हैं? तो मेनली लंबर पंचर, अब जो अपनी लंबर है, वर्टिब्रा है, उसमें क्या होता है? अपनी स्पाइनल कॉर्ड होती है। तो और वहां क्या होगा? जो एक मेनिंजेस होती है, मेनिंजेस यानी कि लेयर, वो पूरी अपनी स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन को क्या है? कवर करके रखती है। तो वहां एक मेनिंजेस होता है सब अरेक्नोइड, सब अरेक्नोइड। तो ये मेनिंजेस की एक लेयर होती है अरेक्नोइड लेयर। अरेक्नोइड लेयर के नीचे जो स्पेस पाया जाता है उसे बोला जाता है सब अरेक्नोइड। वहां क्या होता है? वहां प्रेजेंट रहता है सीएसएफ यानी कि सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो लंबर पंचर करके हमें करना क्या है? इस फ्लूइड को बाहर निकालना है। तो इस फ्लूइड को बाहर क्यों निकालते हैं? ताकि हम कोई भी डायग्नोस्टिक टेस्ट कर सकें या फिर कोई भी थेराप्यूटिक जो अपना प्रोसीजर है उसे हम कंप्लीट कर सकें। तो इंडिकेशन कौन कौन से हैं तो देखते हैं। एक तो सीएसएफ को एनालिसिस करने के लिए, इसके अलावा जो सीएसएफ का प्रेशर है, सीएसएफ का कितना प्रेशर है उस प्रेशर को मेजर करने के लिए, स्पाइनल एनेस्थीसिया देने के लिए। तो बहुत सारे ऐसे सर्जरीज होती हैं जिसमें हम जो पेशेंट है उसे स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया जाता है। तो वो कहाँ दिया जाता है? वो भी अपनी लंबर वर्टिब्रा में देते हैं। तो उसके लिए, इसके अलावा कीमोथेरेपी की जो ड्रग्स हैं उन्हें अगर अपनों ने स्पाइनल कॉर्ड के अंदर देना है तब, या फिर अदर मेडिसिन, या तो कीमोथेरेपी ड्रग्स देनी है या कोई और मेडिसिन है जिन्हें हम फर्दर रूट से नहीं दे सकते, तो उन ड्रग्स को देने के लिए इंजेक्ट करनी है हमें डाई। डाई क्यों इंजेक्ट करेंगे? क्योंकि हमें डायग्नोस्टिक इमेजिंग चाहिए, एक ऐसी इमेज लेनी है जिससे पता चल सके कि जो फ्लूइड का फ्लो है सीएसएफ के अंदर, जो सीएसएफ फ्लूइड है उसका फ्लो कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, ब्रेन के अंदर किस तरह से हो रहा है। तो वो कैसे पता चलेगा? जब हम डाई को इंसर्ट करेंगे तो डाई हमें क्या देगी? एक कलरफुल इमेज बना के दे देगी। तो ये सारे इंडिकेशंस हैं कि हमें लंबर पंचर करने की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा इसके अगर अपने कॉन्ट्राइंडिकेशन देखें, कौन कौन सी सिचुएशन है जहां हमें लंबर पंचर नहीं करना होता, तो अगर तो भाई आईसीपी बढ़ा हुआ है, इंट्राक्रेनियल जो प्रेशर है वो बढ़ा हुआ है, तो हम लंबर पंचर नहीं करेंगे। स्किन इन्फेक्शन है, एबनॉर्मल रेस्पिरेशन है अगर पेशेंट की, हाइपरटेंशन है पेशेंट को, सीजर की कंडीशन है, वर्टिब्रा के अंदर कोई भी डिफॉर्मिटी आ चुकी है, एक्यूट स्पाइनल जो ट्रॉमा है वो हो चुका है पेशेंट को, तो इन कंडीशंस में हम लंबर पंचर नहीं करेंगे। इसके अलावा अगर देखें कि इंक्रीज आईसीपी, कैसे पता चलेगा भाई कि जो बंदा है उसका जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर है वो बढ़ चुका है? कैसे पता चलेगा? तो ये पता चलता है हमें मैनोमीटर से। तो मैनोमीटर क्या है? एक ऐसा मीटर है जो हमें बताता है कि आईसीपी बढ़ा है तो हम सीएसएफ फ्लूइड को बाहर नहीं निकाल सकते हैं। तो इसके अलावा अगर बात करें नीडल की, कौन सी नीडल इंसर्ट करते हैं, नीडल जो है वो कहाँ इंसर्ट करते हैं? लंबर पंचर तो करना है, तो लंबर वर्टिब्रा तो L1 से लेके कितनी है? L5 है, तो कहाँ करेंगे? L1 L2 कहाँ करेंगे? तो ये किया जाता है L3 और L4 के बीच में, या फिर L4 या L5 जो तो होते हैं अडल्ट। अगर बात करें अपने अडल्ट की, तो अडल्ट में कहाँ करेंगे? अडल्ट के अंदर करेंगे L3 से L4 जो लंबर है वहां। और जो बच्चे आ जाते हैं अपने चिल्ड्रन, उनके लंबर पंचर करना है तो कहाँ करेंगे? लंबर 4 से 5 के बीच में करेंगे।
तो L3 और L4 ही क्यों? क्योंकि जो अपनी स्पाइनल कोड है ना, तो स्पाइनल कोड L1 से L2 तक क्या हो जाती है, एंड हो जाती है। तो स्पाइनल कोड कहाँ खत्म हुई, L1 से L2 पे ये खत्म हो गई। उसके बाद वहां नर्व्स खत्म हो चुकी हैं। अब हम क्या करेंगे, L3 से L4 के बीच में क्या कर देंगे, लंबर जो अपनी नीडल है उसे इंसर्ट करेंगे और CSF फ्लूइड को बाहर निकाल लेंगे। अब कितने नंबर की नीडल होती है ये होती है 20 से 20 या फिर 22 गोल्स की नीडल होती है। कैसी होती है, कौन सी नीडल यूज करते हैं, तो स्पाइनल नीडल यूज करते हैं विद स्टाइलेट। तो एक इसमें स्टाइलेट लगा होता है। इसके अलावा एनेस्थीसिया इसमें यूज किया जाता है जब अपने लंबर पंचर करते हैं। तो कौन सा, टॉपिकल एनेस्थीसिया होता है, लिग्नोकैन वगैरह जो टॉपिकल एनेस्थेटिक एजेंट है वो अपने यूज करेंगे। कब करेंगे, 30 to 45 मिनट प्रायर, पहले करेंगे, प्रोसीजर करने से पहले 30 से 45 मिनट। इसके बाद अगर देखें तो CSF जो मीटर है, कैसे पता चलेगा कि ICP बढ़ा हुआ है, वो हमें पता चलेगा मैनोमीटर से। तो जैसे ही हम नीडल इंसर्ट करते हैं ना, कि L3 और L4 के बीच में नीडल इंसर्ट करने के बाद हम जैसे ही फर्स्ट जो ड्रॉप आएगी, जैसे ही पहली ड्रॉप आई, तो वहां मैनोमीटर, वो मैनोमीटर के साथ उसे जोड़ देंगे, तो जिससे हमें ये पता चलेगा उस ड्रॉप से कि जो ICP है वो बढ़ा हुआ है या फिर नहीं बढ़ा। अगर तो बढ़ा हुआ है तो हम जो CSF फ्लूइड है उसे बाहर नहीं निकाल लेंगे, और अगर नहीं बढ़ा हुआ तब हम क्या है, CSF का जो हमें सैंपल चाहिए वो हम ले लेंगे। अब भी बात ये रही कि अगर ICP बढ़ा हुआ है लेकिन हमें CSF का डायग्नोस्टिक टेस्ट तो करना है, तो कैसे करेंगे। तो जैसे ही हमने नीडल इंसर्ट की थी, तो जो फर्स्ट जो 1 और 2 ड्रॉप्स आई थी, जिससे हमने मैनोमीटर के अंदर क्या किया था, ICP किया था कि इंट्राक्रेनियल प्रेशर कैसे है, वो जो 2 ड्रॉप्स बाहर निकली हैं, उन्हीं ड्रॉप से अपने क्या करेंगे, फिर डायग्नोस्टिक टेस्ट कर देंगे जो हमें करना है अगर इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ा हुआ है तो। इसके बाद पोजीशन कौन सी देंगे पेशेंट को, तो पोजीशन देते हैं C शेप। तो जो पेशेंट है उसे इस तरह से C शेप के अंदर बैठा देंगे, या फिर देखें कि जो सीटिंग पोजीशन है उसमें वेल फ्लेक्स्ड करके, फ्लेक्स अच्छी तरह से फ्लेक्स्ड कर देंगे पेशेंट को, कि पेशेंट का जो हेड है वो नीज के साथ अच्छी तरह से लगा होना चाहिए, जिससे कि जो स्पाइनल वर्टिब्रा है वो अच्छी तरह से विजिबल हो। इस तरह की शेप देंगे। उसके बाद वाइल्स इसमें यूज की जाती हैं, तो 3 वाइल्स ली जाती हैं टेस्ट के लिए। जो फर्स्ट वाइल है उसमें क्या, वो किस लिए होती है, कल्चर, कोई भी हमें कल्चर करना है या फिर ग्राम स्टेनिंग, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह देखने हैं, तो एक वाइल में उसका सैंपल लेंगे। सेकंड वाइल में लेंगे ग्लूकोज और प्रोटीन के टेस्ट के लिए। एंड जो थर्ड वाइल है उसमें जो भी हमें उसकी सेल काउंट्स वगैरह करनी है CSF की, तो उसके लिए। तो ये तो था लंबर पंचर। अब इसके कॉम्प्लिकेशन भी होंगे, तो कॉम्प्लिकेशन कौन से हैं, तो सबसे जो कॉमन कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है लंबर पंचर का, वो होता है हेडेक। की जैसे नीडल इंसर्ट की, CSF निकाला, तो उसके बाद में पेशेंट को क्या है, हेडेक होने लगता है। तो हेडेक इसका कॉमन कॉम्प्लिकेशन माना जाता है। इसके अलावा बैक पेन, ब्लीडिंग वगैरह, फ्लूइड की लीकेज होना, ये सारे कॉम्प्लिकेशन भी अराइज होते हैं। अब हेडेक ना हो, अब पता है हमें कि हम लंबर पंचर करेंगे तो प्रोसीजर के बाद पेशेंट को हेडेक होगा, तो इस हेडेक कॉम्प्लिकेशन को रोकने के लिए क्या करते हैं, हम पेशेंट को जैसे ही हमने लंबर पंचर कर लिया उसके बाद जो पोजीशन देते हैं वो कौन सी होती है, वो होती है ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन। ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन देंगे, तो इसमें क्या होगा, पेशेंट का हेड जो है वो क्या है, डाउन रहेगा, और फुट क्या होंगे, फुट अराइज रहते हैं। तो इधर हेड रहेगा एंड इधर क्या रहेंगे, पेशेंट के फुट रहेंगे। ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन दी जाती है, क्यों दी जाती है, ताकि कि जो CSF का अगर CSF फ्लूइड जो है उसकी लीकेज वगैरह ना हो, तो लीकेज से प्रिवेंशन के लिए एंड हेडेक की जो कॉम्प्लिकेशन बाद में अराइज हो सकता है, उस कॉम्प्लिकेशन को रिजोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन देते हैं। तो ये था हमारा आज का कंटेंट, लंबर पंचर। उम्मीद है आपको हमारा आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच।